वेलकम टू ईजेफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। रिसेंटली जापानीज साइंटिस्ट ने एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसमें उन्होंने पाया कि क्लाउड्स में माइक्रोप्लास्टिक का हाई कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे प्रेजेंट है और ये माइक्रोप्लास्टिक ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा सकता है जिससे कि क्लाइमेट चेंज भी इम्पैक्ट होगा। ये स्टडी पब्लिश हुई है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री लेटर्स जनरल में। इसमें साइंटिस्ट ने माउंट फुजी एंड माउंट ओयामा के पीक पे पाए जाने वाले क्लाउड्स या मिस्ट का वाटर सैंपल कलेक्ट किया और उसे एनालाइज किया। एक्चुअली माउंटेनियस रीजन्स में क्लाउड्स काफी नीचे प्रेजेंट होते हैं तो उनका वाटर सैंपल कलेक्ट करना रिलेटिवली इजियर होता है। माउंट फुजी एंड माउंट ओयामा ये जापान में प्रेजेंट है, ये इसकी लोकेशन। तो जो क्लाउड्स से वाटर सैंपल यहाँ पे कलेक्ट किया गया था उसमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट माइक्रोप्लास्टिक का यहाँ पे पाया गया है। इस वाटर सैंपल में 9 तरीके के पॉलीमर्स मिले हैं। पॉलीमर्स से ही मिलके प्लास्टिक बनता है जिनका साइज रेंज करता है 7.1 से लेके 94.6 माइक्रोमीटर तक का। इट मीन्स कि इनका साइज काफी छोटा है। एक्चुअली इन क्लाउड्स में माइक्रोप्लास्टिक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। 1 लीटर क्लाउड में 6.7 से लेके 13.9 पीसेस मिले हैं प्लास्टिक के, जो कि काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। इस स्टडी में इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जो प्लास्टिक मिला है इसमें वो हाइड्रोफिलिक नेचर का है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग। जनरली जो प्लास्टिक होता है वो वाटर रिपेलेंट होता है। इट मीन्स हाइड्रोफोबिक। इस तरीके का वो वाटर को रिपेल करता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता। हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। हाइड्रोफिलिक होने की वजह से ये पॉलीमर्स क्लाउड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन अपना कर सकते हैं जिससे कि क्लाइमेट सिस्टम को ये इम्पैक्ट करेंगे। क्लाउड्स कैसे बनते हैं? जब वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में हीट होता है तो वो वाटर लिक्विड से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हायर ऑल्टीट्यूड में जाने के बाद ये वाटर वेपर दोबारा कंडेंस होकर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होता है। लेकिन इस कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए वाटर को चाहिए पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होने चाहिए। नेचुरली डस्ट पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं हमेशा एटमॉस्फेयर में, जो पार्टिकल्स का काम करते हैं कंडेंसेशन की प्रोसेस में। सो नाउ ज्यादा पार्टिकल्स अवेलेबल हैं इस कंडेंसेशन की प्रोसेस के लिए। इससे क्लाउड फॉर्मेशन का प्रोसेस बढ़ सकता है। माइक्रोप्लास्टिक होते क्या है? जब प्लास्टिक एनवायरनमेंट में आता है तो उसका फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन मीन्स कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में यहाँ पे फ्रेगमेंट हो जाता है। जब इन पार्टिकल्स का साइज 5 माइक्रोमीटर से कम हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक। जो भी प्लास्टिक मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक के बॉटल्स, क्लोथिंग्स, कोई भी पर्सनल हाइजीन का प्रोडक्ट, जब सनलाइट में ये एक्सपोज होते हैं तो धीरे धीरे ये डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं और इनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। इसे ही हम कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक के अलावा होते हैं माइक्रोबीट्स। ये माइक्रोबीट्स इंटेंशनली छोटे साइज के बनाए जाते हैं। इन्हें हेल्थ सेक्टर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल फेस वॉश, टूथपेस्ट, इन सब में माइक्रोबीट्स यूज किए जाते हैं और ये माइक्रोबीट्स सीवेज सिस्टम के थ्रू रिवर्स, लेक्स और ओशन तक पहुंच जाते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स एंड बर्ड्स इन माइक्रोप्लास्टिक को फूड समझ के कंज्यूम कर लेते हैं और ये माइक्रोप्लास्टिक फूड चेन से होते हुए बायोमैग्नीफाई हो जाता है। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है कि जैसे जैसे हम हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं तो टॉक्सिन्स का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ते रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टॉन्स या एल्गी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं और इनको कंज्यूम करते हैं जू प्लैंक्टन। तो अगर फाइटोप्लैंक्टॉन्स ने कोई भी टॉक्सिन एब्जॉर्ब किया है तो ये टॉक्सिन जू प्लैंक्टॉन्स की बॉडी में चले जाता है। इन जू प्लैंक्टॉन्स को कंज्यूम करती है स्मॉल फिश और इस फिश में इस टॉक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन इस जू प्लैंक्टॉन से ज्यादा होता है। स्मॉल फिश को कंज्यूम करता है ये बिग फिश एंड देन बिगेस्ट फिश और इनमें टॉक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते ही जाता है। इसे ही हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। और लास्ट में जब ह्यूमन बीइंग इन कंटेमिनेटेड फिश को कंज्यूम करता है तो ये टॉक्सिन फूड चेन से होते हुए ह्यूमन बॉडी में भी आ जाता है। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें साइंटिस्ट ने पाया है कि ह्यूमन ब्लड में भी माइक्रोप्लास्टिक पहुंच चुका है। ये स्टडी पब्लिश हुई है एनवायरमेंट इंटरनेशनल जर्नल में, जिसमें 22 लोगों का ब्लड टेस्ट किया गया और उनमें से 80% लोगों के ब्लड में ये माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। नाउ इम्पैक्ट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक ऑन क्लाइमेट चेंज। प्लास्टिक प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होती हैं। प्लास्टिक बनता है क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग होती है जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि गैसोलीन, नेफ्था, केरोसिन, लाइट ऑयल, हैवी ऑयल। फिर इस गैसोलीन से बनता है प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर। और इस पूरी प्रोसेस में बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ प्लास्टिक का कंजम्पशन भी यहाँ पे बढ़ गया है और ये प्रिडिक्ट किया गया है कि 2050 तक प्लास्टिक कंजम्पशन रिस्पॉन्सिबल होगा 13% ऑफ कार्बन बजट के लिए। इट मीन्स जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होंगी उसमें से 13% प्लास्टिक प्रोडक्शन की प्रोसेस से होंगी। और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक प्लास्टिक रिलेटेड
ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट होगा 1.34 गीगाटन पर ईयर, जो कि बढ़ जाएगा 2050 में और हो जाएगा 2.8 गीगाटन पर ईयर, जो कि काफी ज्यादा है। तो पेरिस समिट में जो कमिटमेंट किया गया है कि हमें टेम्परेचर 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस उससे ऊपर नहीं बढ़ने देना है, उस गोल को अचीव करना काफी मुश्किल यहाँ पे हो सकता है ना। कुछ इनिशिएटिव्स ले गए हैं माइक्रोप्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया गया है 1 जुलाई 2022 से। तो माइक्रोप्लास्टिक को कंट्रोल करने के 3 तरीके हो सकते हैं: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इट मीन्स प्लास्टिक का कंजम्पशन को रिड्यूस करना है, कम करना है, और अगर हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको रीयूज और रिसाइकल करने की जरूरत है। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन ज्वाइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।